नमस्कार, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौहान आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर में हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, किसे कहा जाता है, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ AgNO3, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं KCl। AgNO3 का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। KCl जो है ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि Ag जो होता है ये धनावेशित होता है और NO3 ऋणावेशित होता है। इसी तरीके से पोटेशियम जो है धनावेशित होता है और Cl जो होता है ये ऋणावेशित होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि दो अभिकारक है और इन दोनों अभिकारकों में ये धनायन और ये जो ऋणायन होते हैं, ठीक है ना, धनायनों और ऋणायनों का क्या होता है, विस्थापन होता है। धनायनों और ऋणायनों का क्या होगा, विस्थापन होता है, ठीक है ना। तो ये Ag और ये Cl, इसी तरीके से ये K और ये NO3, ठीक है। तो यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है और दो नए उत्पादों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो उत्पाद बनेगा Ag और ये क्या हो जाएगा, Cl, तो AgCl। यहाँ पर ये K और ये NO3, KNO3, और आप देख सकते हैं AgNO3 से क्या बन गया, AgCl, और KCl से क्या बन गया, KNO3, नए उत्पाद बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर क्लोराइड, और ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरीके से आप जो है अन्य उदाहरण जो हम समझेंगे जो अवक्षेपण अभिक्रिया में भी काम में आएगा, उस उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर और कैसे जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। एक उदाहरण और देखें आप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BaCl2, बेरियम क्लोराइड, यह है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखता हूँ Na2SO4, जिसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। क्या है ये, सोडियम सल्फेट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर Ba पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस, Na पर प्लस का और SO4 पर माइनस का। फिर से वही धनायनों और ऋणायनों का क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन होगा, ठीक है। ये Ba और ये SO4, मतलब इधर का धनायन और इधर के ऋणायन के साथ में, और इधर का धनायन इधर के ऋणायन के साथ में, ये इस तरीके से। तो जो उत्पाद बनेंगे, अब वो उत्पाद क्या बन जाएंगे, यहाँ पर ये Ba और ये क्या है, SO4, तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड बन गया क्या, बेरियम सल्फेट, ठीक है। और इसके साथ में ये Na और ये Cl, यानी कि NaCl, और Na संख्या में 2 इधर भी है, क्लोरीन भी कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट बनता है, यह जल में अघुलनशील होता है। जल में कैसा आता है, ये अघुलनशील होता है, ठीक है, और ये परकनली में नीचे जम जाता है, इसको कहा जाता है अवक्षेप, ठीक है ना। और जहाँ पर अवक्षेप बनता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं समीकरण, ये समीकरण जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी आएगा और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन सकती है, क्या बनेगी, परिभाषा ये बनेगी कि जब दो अभिकारकों के मध्य
धनायनों एवं ऋणायनों, धनायनों एवं ऋणायनों का विस्थापन होता है, का विस्थापन होता है तथा दो नए उत्पादों का, तथा दो नए उत्पादों का निर्माण होता है, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये दोनों जो आपने उदाहरण समझे ये किसके थे? द्विविस्थापन अभिक्रिया के थे। द्विविस्थापन के बाद में जो अभिक्रिया का प्रकार आता है उसको कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का तात्पर्य क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि जब दो अभिकारकों के बीच में धनायनों और ऋणायनों का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, जिसमें से जो बनने वाला उत्पाद होता है वो जल में कैसा होता है? अघुलनशील होता है, यानी कि किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप का निर्माण जिस अभिक्रिया में होता है उसे क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें ये उदाहरण आ जाएगा बेरियम क्लोराइड की किसके साथ में? सोडियम सल्फेट के साथ में क्रिया का, तब बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट, जो कि जल में कैसा होगा? अघुलनशील होगा, ये अवक्षेप बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया समझेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण अभिक्रिया में आपको ये उदाहरण दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 की क्रिया होती है किसके साथ में? सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ में। तब उत्पाद दो बनते हैं, जिसमें से एक BaSO4 और एक होता है NaCl। BaSO4 को बेरियम सल्फेट कहेंगे और NaCl को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड कहेंगे। जिसमें से जो बेरियम सल्फेट होता है वो जल में अघुलनशील होता है, यह अवक्षेप बनाता है, ठीक है, यानी कि जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर देता है, जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, परखनली में नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप कहलाता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें जल में अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें जल में अघुलनशील किसका? अवक्षेप का निर्माण होता है, तो अवक्षेप निर्माण की इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें जल में अघुलनशील अवक्षेप का
निर्माण होता है तो अवक्षेप निर्माण की इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो आपको उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि BaCl2 की क्रिया जब Na2SO4 के साथ में होती है तो Ba और ये SO4 मिलकर के बेरियम सल्फेट बनाते हैं, जो कि जल में अघुलनशील पदार्थ होता है, अवक्षेप बन जाता है, और इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, अवक्षेपण अभिक्रिया नाम दिया। इसके बाद में जो अभिक्रिया के जो प्रकार आते हैं, जिसमें से एक होती है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरी आती है अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया। अब क्या है उपचयन अभिक्रिया, किसे कहा जाता है, समझते हैं हम। और अपचयन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, दोनों अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं। यहाँ पर एक तरफ मैं लिखता हूँ उपचयन, उपचयन जिसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, इसको आप समझेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, ठीक है ना। तो क्या है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग कॉमा हाइड्रोजन का वियोग। देखो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक है, संयोग का मतलब जुड़ना और वियोग का मतलब निकलना या कमी होना। तो ऑक्सीजन का तो संयोग होगा, ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग है। वियोग का मतलब है हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का संयोग है और हाइड्रोजन का क्या है, वियोग, या यूं कह सकते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व। कैसा तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग और धन विद्युतीय तत्व का वियोग, ठीक है, कॉमा अणु वियोग हो तथा अणु परमाणु एवं आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होगा, संयोग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, संयोग होगा, और धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा, वियोग होगा। इसके साथ में अणु परमाणु और आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो। तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन या क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप इसमें समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें इसमें, जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीजन का क्या है, संयोग है। अब ऑक्सीजन के संयोग को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ Mg+O2, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, MgO, बैलेंस करेंगे, यहाँ आगे 2 लिख देंगे, यहाँ आगे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीशियम के साथ में किसका संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। किसका वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का वियोग दर्शाने वाला रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी क्रिया करवाते हैं किसके साथ में, O2 के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं। तब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है इसका वियोग होगा, हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, है ना। H2S में से H2 जो है वो निकल जाएगा, तब क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा H2O, ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेगा, फिर पीछे क्या रह जाएगा 2S। तो इस रासायनिक समीकरण में आप देख सकते हैं कि H2S में से किसका वियोग हो रहा है, H2 का वियोग हो रहा है, और H2 का वियोग होना ही क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसी तरीके से फिर हम देखते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है, संयोग होता है। कौन से तत्व का, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। अब ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, कैसे हो सकता है ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। अब ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग यहाँ पर ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया Mg, ये धन विद्युतीय तत्व है क्योंकि इस पर प्लस Mg+2 धनावेश पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl2, Cl पर माइनस है ना, आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। तो ये Cl2 जो होता है ये कैसा तत्व हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व हो जाएगा। और ये ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, इसमें संयोग हो रहा है और निर्माण हो जाएगा क्या, MgCl2। तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। और इसके बाद में आ रहा है इसमें धन विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है, वियोग, ठीक है ना। धन विद्युतीय जिसपे प्लस का आवेश पाया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम जो होता है इस पे प्लस का चार्ज होता है और इस पे माइनस का, तो पोटेशियम जो होता है ये कैसा हो जाएगा, धन विद्युतीय तत्व हो जाएगा। और इसकी क्रिया करवा देते हैं हम किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, Cl2 के साथ में। तो ये पोटेशियम जो होता है कैसा तत्व है, धन विद्युतीय तत्व है, तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका वियोग हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी। तब यहाँ पर बन जाता है 2KCl, ये इसमें से बाहर निकल गया ना, बाहर निकल करके Cl के साथ में ये जुड़ जाएगा और पीछे रह जाएगा क्या, I2। तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब इसी तरीके से लास्ट में आता है कि अणु, परमाणु और आयन द्वारा किसका त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाली जो क्रिया हो सकती है वो क्या होगी, यहाँ पर आप देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर Na यानी कि सोडियम। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तब क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है एक धनावेश का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, Na+। तो ये भी जो है कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, धन विद्युतीय तत्व का वियोग और इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत, ठीक है ना, हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसके ठीक विपरीत हो जाएगा अपचयन। पढ़ते हैं अपचयन के बारे में।